बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात की। उसके बाद मेन क्लॉज के बाद जब हमने बात की डिपेंडेंट क्लॉजेस की, तो उसमें हमारे पास एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, ये उसकी 3 टाइप्स थी। हम एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है थर्ड टाइप ऑफ दिस क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब आप कहते किसको हैं। तो एडवर्ब, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखें। एडवर्ब tells about verb, adjective and adverb। इन 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होगा उसको आप कहेंगे कि ये एडवर्ब है। यानी कि एडवर्ब टेल्स अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ सिंगल वर्ड, अ फ्रेज और अ क्लॉज दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, देन इट इज एडवर्ब क्लॉज। अगर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो आप इसको कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। और अगर खुद एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो इसको भी आप कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा तरीकाकार जो है वो आपके पास एडवर्ब को फाइंड आउट करने का, वो भी आप लोग लिख लें। एन एडवर्ब आंसर्स टू द क्वेश्चंस why, where, when, how, and how much, या फिर to what extent the action is performed। अब इसी में इस एडवर्ब की काइंड्स बन जाती हैं कि why जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है, where जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, when जो है वो टाइम कहलाता है, how जो है वो कहलाता है मैनर, और how much जो है वो शो करता है डिग्री को। फिर अगर हम लिखते हैं हाउ ऑफन, जिसको ऑफ्टन भी कहा जाता है, हाउ ऑफन, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास एडवर्ब्स हैं कि अगर आपके पास हाउ मच, हाउ ऑफन, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ का आंसर में अगर कोई भी आपके पास मिल जाता है, एक वर्ड मिल जाता है, या फिर आप कह दें कि उसको एक फ्रेज मिल जाती है, या फिर एक कंप्लीट क्लॉज मिल जाती है, इफ दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस आंसरिंग टू द क्वेश्चंस व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ ऑफन, दैट इज डेफिनेटली एन एडवर्ब। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा वर्ब से किए जाते हैं। ठीक हो गया? तो इन चीज़ों को हम कह देंगे कि ये एडवर्ब्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्या चीज़ होगी। इन्हीं चीज़ों के आंसर में आपके पास एडवर्ब क्लॉज आएगी। तो इतनी देर आप इसको नोट कर लें और फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। नाउ
क्लॉज जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले से है कि क्लॉज क्या चीज़ होगी। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ये दोनों मिलके एक क्लॉज बनाते हैं, दैट इट कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं इफ यू प्ले ऑल द टाइम you will fail. If you play all the time, you will fail. दूसरा सेंटेंस है I met her whenever I like. I met her whenever I liked. अब इन दो सेंटेंसेस में हम लोग क्लॉजेस को पहले फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सी क्लॉज बनेगी। तो नंबर 1 आपके पास है यू, ये एक सब्जेक्ट है, प्ले ऑल द टाइम दैट इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बना देते हैं? क्लॉज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बना देते हैं? क्लॉज। जबकि दूसरे नंबर पे यू सब्जेक्ट है, विल फेल प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके ये भी क्लॉज बना देते हैं। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखते हैं आई मेट हर, आई इज अ सब्जेक्ट, मेट हर इज अ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके ये आपस में क्या बना देते हैं? क्लॉज। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, लाइक्ड इसका प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके ये भी आपस में क्या बना देते हैं? क्लॉज। अब अगर आपके पास ये क्लॉजेस मैंने निकाल लिए हैं, नेक्स्ट इसका जो हमने ढूंढना है वो ये है कि इनमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी हैं। अगर हम एडवर्ब क्लॉज ढूंढ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज जो है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो कभी एडवर्ब क्लॉज हो ही नहीं सकती। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में इससे पहले जो वर्ड यूज किया गया है वो है इफ। इस क्लॉज से पहले जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? इफ। अब अगर हम इसके साथ पढ़ते हैं इस कॉमा से पहले इफ यू प्ले ऑल द टाइम, क्या ये कंप्लीट सेंस देगा? नहीं दे सकता। ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन दिस मेन क्लॉज। तो हम इसको कहेंगे कि ये आपके पास है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आप ये देखें कि क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज बनेगी? व्हाई विल यू फेल और हाउ विल यू फेल इफ यू प्ले ऑल द टाइम। दूसरी बात ये है कि जहां भी कंडीशन दी जाती है वाई की, उसमें कंडीशन जहां भी होगी दैट इज ऑलवेज एडवर्ब। रिमेंबर दिस थिंग, कंडीशन जहां भी होगी वो क्या होगी? हमेशा एडवर्ब होगी। तो यहां पर आपके पास ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने यहां बनाई इफ यू प्ले ऑल द टाइम, तो ये आपके पास बनेगी एडवर्ब क्लॉज। जबकि दूसरे सेंटेंस में आई मेट हर वेयर एवर आई लाइक्ड, तो यहां पर जो वर्ड दिया गया है वेयर एवर, दैट इज अ ज्वाइनिंग डिवाइस। अगर ये ज्वाइनिंग डिवाइस है तो दैट इज अदर देन फैन वॉइस। फैन वॉइस से हट के यहां पर एक कंजंक्शन यूज किया गया है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट होती है तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो यहां पे हम बात कर देते हैं कि ये बन जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो अब आप एडवर्ब को फाइंड आउट करेंगे। व्हेन डिड आई मीट हर, ठीक हो गया? व्हेन डिड आई मीट हर, और हाउ ऑफन आई मीट हर, तो आप कहते हैं व्हेन एवर आई लाइक्ड, जब भी मुझे जरूरत पड़ी। व्हेन के आंसर में आ जाता है, तो जब भी मुझे जरूरत पड़ी आई मेट हर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो क्लॉज बनी है वो है एडवर्ब क्लॉज। आई थिंक क्लियर हो गया होगी ये बात। एडवर्ब क्लॉज के बारे में दोबारा से सुन लें कि एडवर्ब क्लॉज जो है, एडवर्ब आपके पास 6 डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, वैसे उससे ज़्यादा हैं लेकिन 6 किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं।
why, where, when, how often and how much or to what extent और in to what degree। ठीक हो गया। अब इन्हीं के आंसर में अगर आपके पास कोई सिंगल वर्ड आता है या फिर आपके पास कोई भी एक फ्रेज आती है या फिर आपके पास कोई एक क्लॉज आती है तो इनके आंसर में आने वाला वो पार्ट ऑफ सेंटेंस एडवर्ब होगा। उसके बाद जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हिस्सा है ये कंडीशन को शो करता है कि दिस विल बी द रीजन ऑफ योर रिजल्ट। तो रीजन के अंदर आपने ये हिस्सा फाइंड आउट किया और इस कंडीशन में यहाँ लिखा यू प्ले ऑल द टाइम। तो यू इसका सब्जेक्ट है और प्ले ऑल द टाइम इसका प्रेडिकेट है। हमारे पास एडवर्ब की जगह पर कंप्लीट क्लॉज मौजूद है, इस तरह से आप इसको कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। दूसरे नंबर पे है आई मेट हर व्हेनेवर आई लाइक्ड। तो यहाँ पर व्हेनेवर आई लाइक जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज थी और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मौजूद है और ये व्हेन के आंसर में आता है, इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज है। अब इसको फाइंड आउट करने का एक इंतहाई आसान तरीका है और वो हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे होगा। दूसरा तरीका इसका ये होगा कि इफ सेंटेंस अगर हम एक लिखते हैं इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो आउट। अब ये सेंटेंस अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो बातें की गई हैं। इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो आउट। अब इस सेंटेंस में अगर गौर किया जाए तो ये रिजल्ट क्लॉज है और पहले वाला हिस्सा इफ इट डज नॉट रेन ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज है। अभी मैंने बताया था कि कंडीशंस जो हैं उनको भी आप एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। मैं एक काम करता हूं कि ये जिसको मैं ढूंढ रहा हूं कि ये वाकई एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, तो मैं इसकी प्लेस चेंज करके देखता हूं। अब जब मैं प्लेस चेंज करता हूं तो मैं लिखता हूं कि वी शैल गो आउट if it does not rain। अगर आप दोनों सेंटेंसेस को देखें तो दोनों में मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो ये आपने बात याद रखनी है कि एडवर्ब क्लॉज does not change the meaning of sentence if its place is changed। कि अगर इसकी प्लेस चेंज कर दी जाती है तो ये कभी भी अपना मीनिंग चेंज नहीं करेगा, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसी से रिलेटेड जो है वो मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वो ये है, अगर कभी एडवर्ब क्लॉज मैं यहाँ पर रेड कलर में लिख रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज अगर पहले लिखी जाती है, एडवर्ब क्लॉज अगर पहले लिखी जाती है तो मेन क्लॉज से पहले आपने कॉमा लगाना है। अगर एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में पहले लिखी जाएगी तो इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे मेन क्लॉज शुरू करने से पहले। और अगर आपके पास मेन क्लॉज पहले लिखी जाती है और उसके बाद आप एडवर्ब क्लॉज लिखते हैं तो यहाँ पर किसी किस्म के कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको एडवर्ब क्लॉज और यहाँ लिखता हूँ एडवर्ब क्लॉज। ये है मेन क्लॉज और ये है आपके पास मेन क्लॉज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि अगर आपके पास एडवर्ब क्लॉज पहले लिखी जाएगी
तो लाजमी तौर पे आपने वहां पर एक कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद मेन क्लॉज यूज करेंगे। सेम इसी तरह अगर आपने मेन क्लॉज पहले लिखी है तो फिर इस कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप नोटिस करें और इससे पहले वाले जो 2 सेंटेंस लिखे थे उसमें भी अगर आप नोटिस करें, इसको बैक करके आप वहां पर चेक कर लें कि जो मैंने एडवर्ब क्लॉज पहले लिखी तो कॉमा लगाकर बात की, और जब मैंने एडवर्ब क्लॉज बाद में लिखी तो फिर किसी किस्म का कॉमा नहीं था। तो इस सेंटेंस में इफ इट डज नॉट रेन देयर इज अ कॉमा एंड वेयर वी शैल गो आउट। एडवर्ब क्लॉज वाज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड ऑन द other hand, we shall go out if it does not rain. There is adverb clause. If it does not rain, ये हमने beginning में नहीं लिखी, इस तरह से यहां पर अगर आप देखें तो किसी किस्म का कोई कॉमा नहीं लगाया गया। ठीक हो गया। तो यहां पर ये चीज आपको लाजमी समझनी है और एडवर्ब क्लॉज फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। अगर आप सेंटेंस को क्लॉजेस को आपस में एक्सचेंज कर दें, उनकी प्लेसेस को चेंज कर दें, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक हो गया। तो किसी भी सूरत इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ सेंटेंसेस मैं यहां पर लिखता हूं और उसके बाद हम इसमें से क्लॉजेस फाइंड आउट करेंगे। देन आई विल गिव यू सम असाइनमेंट। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। Here are some examples. Number 1, the students can meet me whenever they want. दूसरा सेंटेंस है we stayed where we liked. We stayed where we liked because you worked hard you got good grades. Because you worked hard you got good grades. Unless you improve yourself you will not be trusted. You will not be trusted. उसके बाद I studied so hard I studied so hard that I got distinction award. I studied so hard that I got distinction award. अब इन सेंटेंसेस में हमने जो एडवर्ब क्लॉज हैं उनको अंडरलाइन करना है। सेंटेंस नंबर 1, द स्टूडेंट्स कैन मीट मी व्हेनेवर दे वांट। व्हेन द स्टूडेंट्स कैन मीट मी, तो व्हेन के आंसर में आप कहते हैं व्हेनेवर दे वांट। अब इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर आप गौर करें
तो दे आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है और want इसका प्रेडिकेट, दैट इज कंप्लीट क्लॉज। when के आंसर में है तो आप इसको कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। when the students can meet me whenever they want, when के आंसर में एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है आपके पास, और इसमें आपके पास एक कंप्लीट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज है। दूसरे नंबर पे we stayed where we liked। now where did we stay? where we liked। where के आंसर में एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। ठीक हो गया। उसके बाद because you worked hard you got good grades। how? for what reason you got good grades? because you worked hard। तो इसको भी आप कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक हो गया। उसके बाद unless you improve yourself you will not be trusted। रीजन, कंडीशन क्या है? unless you improve yourself, that is adverb clause। उसके बाद I studied so hard that I got distinction award। तो यहां पर क्या होगा कि that is adverb clause of result, that is new for you, but what happened after the struggle। ठीक हो गया। what was the result, what is the circumstances, or what are the consequences। तो that I got distinction award, तो इसको भी आप कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एडवर्ब क्लॉज को जब भी एमसीक्यूज में फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे। उन ऑप्शंस के अंदर हो सकता है, एमसीक्यूज के दो तरीकाकार हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि ये एडवर्ब क्लॉज है, मेन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर नाउन क्लॉज है। इसमें से किसी भी एक पार्ट को अंडरलाइन करके वो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज में ये चीज़ ज़रूर देखें कि कौन से हिस्से को अंडरलाइन किया गया है। तो जिस हिस्से को अंडरलाइन किया जाएगा उसी का आपने आंसर देना है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है कि एडवर्ब क्लॉज को दो तरीके से फिर पूछा जा सकता है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि एडवर्ब क्लॉज और उसके साथ आगे उसकी टाइप लिखी हुई हो, आगे उसकी काइंड लिखी हुई हो। अब आगे काइंड लिखने का मकसद क्या है? हो सकता है वो ये पूछें कि दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस और टाइम। ये इस तरह की कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो दोनों तरीकों से आप लोगों ने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले उन दोनों क्लॉजेस को अंडरलाइन करें, देन फाइंड आउट कि विच वन इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो फाइंड आउट करने के बाद मैंने आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताया, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया और आज जो है वो एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया। तो इन तीनों क्लॉजेस को जो है वो आप क्वेश्चन करके देखेंगे सेंटेंस से कि विच वन आंसर्स विच वन। ठीक हो गया। तो उसके आंसर में अगर आपके पास एडवर्ब आता है तो वो एडवर्ब क्लॉज है, नाउन आता है तो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है और वो ये है कि आपने देखा होगा कि मैं जब भी किसी सेंटेंस को लिखता हूँ तो उसके अंदर एडवर्ब क्लॉज या नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बताने से पहले मैं उसको क्लॉज बनाता हूँ। याद रखें ये चीज़ हमेशा कि हो सकता है कि वो कोई फ्रेज दी गई हो, तो अगर वो कंप्लीट क्लॉज होगी तब आप उसको एडवर्ब या किसी और क्लॉज की तरफ लेकर जाएंगे। टू बी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और मेन क्लॉज, that part of sentence must have the subject and predicate of its own, otherwise it cannot stand as a clause। बिल्कुल क्लियर रहें इस बात में कि अगर आपके पास यहाँ पर क्लॉज ना हो, जैसे अभी अगर मैं इसी को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसी जगह पे, वो ये है, यहाँ मैंने कहा कि दे आपके पास सब्जेक्ट था और want आपके पास प्रेडिकेट है, ये कंप्लीट क्लॉज है। मैंने इसको एडवर्ब क्लॉज कहा, क्यों कहा? क्योंकि मेरे पास वी जो है वो मौजूद था कि ये सब्जेक्ट है और लाइक जो है वो इसका प्रेडिकेट है, वर्ब आ गया, दोनों मिलके क्लॉज बनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया कि वेदर इट इज आंसरिंग टू एडवर्ब और नॉट, देन बिकॉज यू वर्कड हार्ड
यू जो है वो सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड इसका प्रेडिकेट है, तो ये तो एक कंप्लीट क्लॉज है, इस वजह से मैंने इसको एडवर्ब क्लॉज कहा। फिर उसके बाद अनलेस यू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू जो है वो इसका सब्जेक्ट है और इम्प्रूव योर सेल्फ जो है वो प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। उसके बाद I studied so hard that I got distinction award. Now I got distinction award. That is a complete clause. ठीक हो गया। तो समझने के लिए या माइंड में रखने वाली बात यह है कि इफ यू आर फाइंडिंग और इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ क्लॉज, any clause, adjective, adverb, noun, main clause, that part of a sentence must have its own subject and predicate. Otherwise वो कभी भी clause नहीं बनेगा, उसको आप क्या कहेंगे, phrase कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी clauses के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो phrases के बारे में बात करेंगे और phrases की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं पहले मैं उसकी थोड़ी सी नो हाउ दे के और उसके बाद आगे चलेंगे, इंशाल्लाह बाकी हिस्सा जो है वो आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कोशिश करें कि जो आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है, जो आप लेसन पढ़ते हैं, उन लेसन्स के अंदर से जो है वो क्लॉजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड अ गुड प्रैक्टिस। और जब MCQs में आपके सामने आएगा तो फिर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप फौरी तौर पे उसको ढूंढ सकते होंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बाकी फ्रेजेस के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप फील फ्री टू कमेंट करें। किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी चीज़ की कोई मिस्टेक है, मेरी एंड से है, आपके एंड से है, किसी भी तरफ से, वेरी ओपन हार्टेडली आई वेलकम ऑल ऑफ यू। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। आप उसको बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।